डिप्लोमा के सभी छात्रों का एक बार पुनः जो है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत देख रहे थे और इससे संबंधित एक क्वेश्चन को भी किया गया था। उसी क्रम को आगे रखते हुए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और साथ ही साथ इस रूल को आप आसानी से समझ सकें। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था और उसका रिलेशन क्या है उसको हम देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आप सभी को याद हो गया होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई गतिमान और सूक्ष्म कण है तो उसकी स्थिति और उसके वेग इन दोनों का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, और अगर उसे मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो क्या रिलेशन है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं? ये डेल्टा पी जो है इसे हम कहते हैं संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। ये है संवेग की अनिश्चितता, ये संवेग की अनिश्चितता कहलाती है। और ये डेल्टा एक्स क्या है? तो इसे हम कहते हैं स्थिति की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता, ऐसा। स्थिति की अनिश्चितता। और डेल्टा एच तो बताना नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच हम बहुत बार देख चुके हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं प्लांक नियतांक। और वैल्यू सभी को पता होगा, वैल्यू सबको अपनी कॉपी पे लिखे जल्दी से। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जूल है, ये सेकेंड है, ये इसकी यूनिट है। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है आपकी एच की। एच की वैल्यू देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, इसमें यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो पहचानने का तरीका क्या है? तो देखिए हमेशा जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें अनिश्चितता वर्ड जरूर आएगा। इससे आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का ही लगेगा। क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता ज्ञात करें। वेग की अनिश्चितता पूछ रहा आपसे है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेग की अनिश्चितता क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और वेग को अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा वी लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा। और देखिए स्थिति बता रहा है, कह रहा है कि स्थिति की अनिश्चितता जो है ये 10⁻⁻10 मीटर है। यानी स्थिति की अनिश्चितता देखा जाए, इधर देखिए, स्थिति की अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब अनसर्टेनिटी, जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन जिसे आप कहते हैं। डेल्टा एक्स ये कह रहा है, देखिए कितना दे रहा है? डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रहा है 10⁻⁻10 मीटर, ये वैल्यू दिया हुआ है। और साथ ही साथ एच की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में, और साथ ही साथ देखिए एम की वैल्यू दे रहा है, ऐसा। अब देखिए फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखिए यहां पर कहीं भी डेल्टा वी नहीं है, ऐसा। और साथ ही साथ देखिए एम भी कहीं नहीं है, लेकिन एम दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पी का रिलेशन है, कौन सा? संवेग इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन आप जान रहे हैं कि संवेग जो होता है जिसे हम डेल्टा पी कहते हैं, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है एम इंटू डेल्टा वी। एम क्या है? एम द्रव्यमान या मास है, किसका? उस गतिमान वस्तु का, उस गतिमान सूक्ष्म कण का, जिसके बारे में बात हो रही है। यहां बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो यानी इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे एम है। निकालना क्या है? डेल्टा वी ही क्वेश्चन है, तो डेल्टा वी क्वेश्चन मार्क है, तो डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी की जगह? तो इस डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू को लिखा जाए तो ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी इंटू, और ये डेल्टा एक्स तो रहेगा ही रहेगा।
ऐसा, और ये हो जाएगा h/4 पाई। देखिए ऐसे। अब निकालना आपको क्या था, आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, डेल्टा वी की। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा h/m इंटू डेल्टा एक्स इंटू 4 पाई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। h की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है, 6.67 दे रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 ऐसा। m की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, m की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ऐसा। x दिया हुआ है 10⁻⁻10 ऐसा, एंड 4 पाई मीन्स हो गया 4 इंटू 3.14। आप 22/7 भी कर सकते हैं या 3.14 आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से चीज़ों को एक जगह करते हैं, 6.67 पावर को एक साइड ले चलते हैं, -34 9.1 इंटू 4 इंटू 3.14 पावर देख लीजिए, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी +31, और ये भी प्लस हो जाएगा +10 ऐसा, ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, या इसको आपस में ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड आप कर लीजिए, किनारे कर देते हैं, यहाँ पे 41 हो जाएगा, और इसमें से 34 को माइनस कर दीजिए, ये 34 माइनस कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए 41 एंड 34 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 ऐसा। तो ये हो जाएगा 7, यानी 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बाकी कितना हो गया, ये हो गया 9.1 इंटू 4 इंटू 3.14। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है, जो बुक में वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, ये दे रहा है 5.83 इंटू 10 टू पावर, ये कितना हो जाएगा 6, 10 टू पावर हो जा रहा है 5, 10 टू पावर 5, और v है, v इज वेग है, तो ये हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, तो ये इसका आंसर आएगा। तो करने का तरीका आसान है और इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आए तो आप इनको ऐसे हल कर सकते हैं, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको किया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन और हमने आपको कराया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर। इसमें और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, आप उन पर प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें और अच्छे होते जाएंगे, और साथ ही साथ आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पोर्शन खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग अब देखने जा रहे हैं डी ब्रोगली समीकरण, इंपॉर्टेंट है और परमाणु संरचना का ही पोर्शन है। तो अब जो हम नोट करने जा रहे हैं, देखिए सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, हम लोग उसको आपको बताएंगे। और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, मैथ की भी चल रही हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जो अगला हेडिंग है उसका नाम है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण ऐसा। तो डी ब्रोगली समीकरण देखने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में होगा डी ब्रोगली इक्वेशन, ऐसा लिखा जाएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट ने दिया है, और दिया कब है, तो समय है 1924 का। इस समय एक्चुअल में डी ब्रोगली क्या करेगा, जो डी ब्रोगली ने समीकरण दिया है वो दो समीकरण को मिला के दिया है। किस किस का, तो एक जो समीकरण है वो प्लांक के द्वारा दिया गया है। प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार जो है, अगर कोई गतिमान तरंग है,
अगर कोई गतिमान तरंग है तो उसकी ऊर्जा E इज इक्वल टू जो है वो हमेशा बराबर होती है h म्यू के। ऐसा ये प्लांक ने किसके लिए दिया हुआ है? तो ये प्लांक ने जो दिया है वो तरंग के लिए दिया हुआ है। कोई भी वेव अगर है, तरंग को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो वेव की अगर एनर्जी आपको देखनी है तो ये एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच म्यू। E एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है, H प्लांक कांस्टेंट है, लिख दिया मैं यहाँ पे। ये फिर से प्लांक नियतांक है, ये प्लांक नियतांक है या कांस्टेंट कहते हैं नियतांक को। और V क्या है? ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो एक रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन जो है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। आइंस्टीन क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर कोई सूक्ष्म कण का मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसके लिए जो E एनर्जी जो है वो बराबर क्या है? वो बराबर है mc² के। ऐसा mc² का मतलब m क्या है? m जो है उस कण का द्रव्यमान है। ये क्या है भाई? ये है कण का द्रव्यमान। ऐसा। और c क्या है? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। ऐसा यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई कण जिसका द्रव्यमान m है उसकी वेलोसिटी c है और वो वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? प्रकाश की चाल की बराबर होनी चाहिए। तो ये जो इसके रिलेशन है इससे हम मास को यानी उसके द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। किस चीज के लिए दिया है? तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दिया गया है। अब देखिए, अब इन दो रिलेशन का इस्तेमाल डी ब्रोगली कैसे कर रहे हैं, अब इसको देखने वाली बात है। तो अब देखिए कैसे किया जा रहा है। देखिए डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली कह रहा है कि भाई अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ऐसा मतलब सूक्ष्म कण कोई अगर कोई सूक्ष्म कण है ऐसा, तो देखिए उस सूक्ष्म कण के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा तो कह रहा है कि अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। अगर हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इसका बराबर होना चाहिए। कैसे? बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए भाई 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आपने लिखा, फिर 12 इज इक्वल टू आपने लिखा 6 इंटू 2। ऐसा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर इसका बराबर है तो क्या होगा भाई? राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगा। यानी इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, ये बराबर आएगा। तो यही बिल्कुल यहाँ रिलेशन बताया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बताई। अब क्या कर रहा है डी ब्रोगली? क्या कर रहा है? इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने वाला है। कैसे कंबाइन कर रहा है इसको देखने वाली बात है। देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि कोई अगर सूक्ष्म कण है तो इसके लिए प्लांक के अनुसार क्या है? E इज इक्वल टू एच म्यू है। आइंस्टीन के अनुसार क्या है? E इज इक्वल टू mc²। लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है किसी पार्टिकल के लिए तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ये इसका कहना है। यानी ये कह रहा है कि अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी अगर हम इसे क्या मान लें, इसे अगर हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 ऐसा, और इसे हम क्या मान लें? इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए? इन दोनों इक्वेशन से आप क्या पा सकते हैं? आप पा सकते हैं h म्यू इज इक्वल टू mc²। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, आसान सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये जो म्यू है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं, इसका भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन इसका है? तो जो म्यू इज इक्वल टू होता है ये होता है आपका c अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन है ऐसा। c क्या है? c प्रकाश की चाल है, c है प्रकाश की चाल ऐसा। और लैम्डा क्या है? ये है आपका
वेवलेंथ, इसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ है, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है। तो देखिए इस रिलेशंस में ये जो आपका म्यू है इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा h इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ऐसा देखिए एक सी से एक सी कट कर दीजिए, ओके, तो ये c से आप एक c को यहां कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या आपका h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी। ऐसा रिलेशन आ जाएगा। आप यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां से है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h अपॉन m इंटू सी। देखिए ये रिलेशन आपको मिल जाएगा ऐसा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन सी, h अपॉन m इंटू सी। अच्छा ये किसके लिए है? ये तब माना जा रहा है जब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? लाइट की वेलोसिटी के बराबर, ऐसा तब ये एज्यूम किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए इस c को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके वेग से जिस पार्टिकल की बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज हम एक पार्टिकल मान रहे हैं, अगर इफ यदि कण का वेग क्या हो भाई? v हो, अगर कण का वेग v हो भाई, c ना हो, ऐसा नहीं कि सबका वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर है, ऐसा नहीं है, तब क्या होगा? तो यही लैम्डा इज इक्वल टू कहता है एच एम इंटू वी लिखा जाएगा, ऐसा ये रिलेशन होगा, ओके। अच्छा अब देखिए अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे m इंटू वी भी कुछ कहलाता है। आप सोचिए m इंटू वी अभी पिछली बार देखा गया है, m है मास, m क्या था भाई? मास था या द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है, v वेग है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? m इंटू वी क्या होता है? ये होता है p के बराबर, यानी किसके बराबर? संवेग के बराबर होता है। तो ये रिलेशन किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p में, ऐसा ये। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली समीकरण। और ये जो आप देख रहे हैं रिलेशन, इस रिलेशन में क्या किया गया है? द्रव्यमान और वेग की जगह पे क्या लिखा गया है? संवेग को लिखा गया है। तो ये रिलेशंस आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप इनकी सहायता से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और इस पे आधारित क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये रिलेशंस आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो प्लांक एंड आइंस्टीन के अनुसार अलग अलग रिलेशंस हैं। डी ब्रॉगली ने क्या किया है? इन दोनों रिलेशन को एक साथ कंबाइंड किया है, और कंबाइंड करने के बाद एक नया रिलेशन निकाला है। और ये रिलेशन किसके साथ है? लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ, साथ ही साथ प्लांक कांस्टेंट, और ये द्रव्यमान है और ये वेग है। अब इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इसमें कुछ और बातें देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देखा जाए, रिलेशन आप याद रखिएगा कि रिलेशन है क्या इसका, तो कहीं भी कॉपी में आप लिख लें इसको अच्छे से। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हम इस रिलेशन को भी छोड़ के रखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसको हम देखने जा रहे हैं, और इसको आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका कह रहा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली उस वस्तु की तरंग लंबाई की गणना कीजिए। तरंग लंबाई की गणना
गणना कीजिए जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है, गति से घूम रही है। ये क्वेश्चन है। और साथ ही साथ h की वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, है कह रहे हैं कि h इज इक्वल टू 6.67 10⁻34 जूल सेकेंड है, ये वैल्यू दी गई है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है आसानी से लगा सकते हैं उस फार्मूले की सहायता से। सबसे पहले यहाँ पे नोट क्या करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, इसका आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि क्या इसका आंसर होगा, लगाने का तरीका। तो सबसे पहले क्या लिखिए कि वस्तु का द्रव्यमान, क्या क्या दिया है उसको लिखिए, वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, तो इसको m से ऐसे लिखिए। और ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1 मिलीग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए जो भी चीजें हैं सबकी सब एमकेएस पद्धति में है, इसका मतलब है इस मिलीग्राम को चेंज करना पड़ेगा आपको किलोग्राम में। तो इस मिलीग्राम को चेंज किस में कर लीजिए, किलोग्राम में आप चेंज कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम को किलोग्राम में आपको चेंज करना होगा। तो मिलीग्राम को सबसे पहले चेंज करिए किसमें, ग्राम में, और फिर ग्राम को चेंज करिए किलोग्राम में। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करिए, और दूसरी क्या चीज दी गई है, यहां देखिए, यहां दिया है गति, दिया वस्तु की गति, यानी वस्तु की वेलोसिटी दे रहा है। गति क्या है, तो ये कह रहा है, पहले चीजों को लिख ले रहे हैं, कह रहा है वस्तु की गति। गति को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, ऐसा। और ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि तरंग की लंबाई पूछ रहा है। तरंग लंबाई देखिए क्या होता है, इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए तरंग की लंबाई है, जिसे तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। यानी आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो वस्तु के तरंग की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, वस्तु के तरंग, ऐसे लिख लेंगे तो क्वेश्चन आपको लगाने में आसानी होगा, और जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा उसे भी आसानी होगा, ऐसा। और ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा। फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार। तो डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार एक लाइन लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना है भाई, सबको लिखना है जो चीज आ रही है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, के अनुसार क्या है समीकरण डी ब्रोगली का, तो डी ब्रोगली समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, ये समीकरण है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा गया है ऐसा। आपको सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, इस लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है। और देखिए सारी वैल्यू दी गई हैं, यहाँ देखिए, देखिए h का मान आपको पहले से दिया जा रहा है, इधर देखिए m का मान भी आपको दिया गया है ऐसा, और v का मान भी देखिए आपको दिया गया है ऐसा। तो कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू को रखना है, और जैसे ही आप वैल्यू को रखेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है, करके दिखा देंगे, बस यहीं पर आपको दिक्कत आएगी। अब ये आप अगर ना कर पाए तो दिक्कत दी गई, देख लीजिए इसको। पहले क्या करिएगा, 1 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। देखिए हमने कैसे किलोग्राम में चेंज करिएगा, तो ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम ऐसा। मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जिससे आप आंसर समझ जाए। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h का मान रख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻34, ये हो गया। और देखिए m की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगा। और क्या दे रहा है आपको, और आपको इसका वेग दे रहा था, यानी ये कितना दे रहा है, 10 दे रहा है ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻34, और ये यहाँ से जो है 10⁻5, और 10⁻5 माइनस में रहेगा और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये +5।
यानी ये वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻29। ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना था, ये तो बस सीधा सीधा आ गया है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ऐसा इस तरीके का फार्मूला याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लें जहाँ पे P दिया हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर आपको P की वैल्यू देगा और सीधा सीधा आपको ये निकालना होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप जरूर इसको लिखें। क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए अच्छी बात है। आपके कैलकुलेशंस एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और आपका जो कैलकुलेशन पावर है बढ़ता जाएगा। तो आपको ये लैम्डा, आपको ये h की वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी। बार बार आप h की वैल्यू लिखेंगे तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, इन सभी चीज़ें आपको याद रहेंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी कण की देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है, तो आपको अब कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। कह रहा है यदि किसी कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ कितना दे रहा है, कह रहा है 10⁻⁻10 मीटर है, यानी लैम्डा की वैल्यू दे दिया है, ये आप समझ रहे हैं। तो कण का संवेग ज्ञात करिए। तो कण का संवेग, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करें। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर है तो कण का संवेग बताना है। क्या क्या दे रहा है, लगाते एक बार सॉल्यूशन लिखिए भाई। इसका क्या होगा, वैल्यू देख लीजिए। तो कह रहा है कि कण का सभी कोई प्रैक्टिस करे लिखने की, कोई शॉर्टकट नहीं करेगा, कॉपी में अच्छे से इसको लिखेंगे और हमसे भी तेज करें कॉपी में। आप समझ चुके हैं क्या करना है, इतना मीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, संवेग क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो संवेग को देखिए हमने किससे लिखा है, यहाँ देखिए ये संवेग था तो हमने डेल्टा P से लिखा है। तो ये कह रहा है डेल्टा P और ये क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ सब कोई लिखेगा कि क्या, कण का संवेग, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, लैम्डा का मान आपको दिया है, P पूछ रहा है और H कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू पता ही सबको है। तो रिलेशन क्या है, तो लिख सकते हैं डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार, लिख सकते हैं डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार। अच्छा आसान क्वेश्चन है तो इसका मतलब नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया, उसको भी स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, भले क्वेश्चन को अच्छे से आ रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ये रिलेशन है। अब देखिए निकालना था P, हमने डेल्टा P लिखा तो डेल्टा P कर दीजिए। डेल्टा P आपको निकालना है ऐसा, तो रिलेशन हो जाएगा H/λ, ऐसा। बस वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा P, H की वैल्यू हमें पता है 6.67 10⁻⁻34, ये कांस्टेंट है, वैल्यू पता है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रही है, 10⁻⁻10। ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कैलकुलेशन भी कुछ आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो वैल्यू ऐसे ही आ गई है। देखिए 6.67 इंटू 10⁻�34 प्लस 10 हो गया ऐसा, और ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -24 ऐसा। तो आपको कुछ करना ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना था, सिंपल सा ऐसा आप कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा P। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा P के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। इससे संबंधित हमने 2 क्वेश्चंस को देखा है और इन 2 क्वेश्चन की सहायता से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम जो है इसमें ऑर्बिटल्स को देखने जा रहे हैं, किस तरीके के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, उनका शेप कैसा होगा, इन सभी बातों की स्टडी जो है अगली वीडियोस में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।